Hello students, welcome back to our physics class. This is Aman Anis Khan and in today's video lecture we are going to start a new topic vectors. Okay, so अब हम हमारे 11th क्लास के जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मैथमेटिकल डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिनमें वेक्टर भी एक टॉपिक है। क्लियर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट फिजिक्स ये टॉपिक काम में आएगा, चाहे 11th क्लास पढ़ रहे हो या 12th क्लास पढ़ रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वेक्टर्स मस्ट है, स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर यहाँ वेक्टर्स एक बार क्लियर कर लिया तो कहीं कंपटीशन तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसीलिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। जब हम बायो लेते हैं हम ये सोचते हैं कि थोड़ा हम मैथ से बच गए हैं, लेकिन जब हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता है कि मैथ्स हमारे पीछे पीछे आ चुकी है। ठीक है ना, तो मैथ्स तो हमें पढ़नी है, लेकिन फ़ायदा ये है कि हमें कुछ लिमिटेड मैथ्स पढ़नी है और जितनी मैथ्स पढ़नी है वो हम 11th क्लास के इन्हीं स्टार्टिंग के डेज में समझ जाते हैं कि हमें इतनी मैथ्स सीखनी है। उसके बाद उसको अप्लाई करना होता है हमें न्यूमेरिकल्स में। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, घर पे उनकी प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होती है और हमारी मैथ्स अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम जब मैथ्स सीखते हैं तो मैथ्स भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, भले ही 10th क्लास तक की कितनी भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगती हो। हम यहाँ इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद क्लास 11 और 12 में ये सारे टॉपिक आने ही हैं कैलकुलेशंस में और डेरिवेशंस में। सो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। ठीक है, सो सबसे पहले पॉइंट ये है कि वेक्टर्स होते क्या हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्केलर्स जो होते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जिनसे रिलेटेड कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज that have magnitude only, there is no direction for them, are called scalar quantities। यानी यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं, हमने देखा था डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरीके से डिस्टेंस के जैसे हम स्पीड को भी डिस्कस कर चुके हैं, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है और भी काफ़ी सारी हो सकती है, जैसे वर्क, जैसे एनर्जी। ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये सब स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। क्लियर? नाउ सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो होती है वेक्टर्स। सेकंड क्या होते हैं? वेक्टर्स। तो एक होता है स्केलर और दूसरा सेक्शन होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, यानी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होगी, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज दोज हैव magnitude as well as direction are called vector physical quantities। तो इन्हें हम वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और इस चैप्टर में हम वेक्टर्स से रिलेटेड और वेक्टर की दुनिया से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेक्टर्स को डील करना नॉर्मल क्वांटिटीज को डील करने से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये वेक्टर्स की दुनिया है, इनके कुछ नए रूल्स होंगे, वन बाय वन हम सब सीखते चले जाएंगे और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी होगा। ओके, सो वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने देखी है। अब देखते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए इनटू ए कैप। क्लियर? ये किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहां ध्यान से देखें तो जो वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, या ये वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? उसके सिंबल के ऊपर, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एरो ड्रॉ करके। सो इस तरह से कहीं फिजिक्स में रिप्रेजेंटेशन दिख जाए, मैथ्स में रिप्रेजेंटेशन दिख जाए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ जो ए है, दिस इज मैग्नीट्यूड। मैंने क्या कहा था कि वेक्टर है तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ये जो है, ये है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम वो इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के आगे मॉड लगा दो, ये भी मैग्नीट्यूड का ही रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर को मैंने दो लाइन के बीच में बंद कर दिया, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? मॉड। ठीक है, वेक्टर को हमने मॉड लगा दिया, ये भी मैग्नीट्यूड का ही रिप्रेजेंटेशन है। पर जनरली ऐसे लिख देते हैं, ऐसे क्यों लिखना? ठीक है, जब आसान दिख रहा है तो जनरली हम ऐसे लिख देते हैं कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये जो ए कैप है, दिस इज डायरेक्शन, ये है उस वेक्टर की डायरेक्शन। जैसा मैंने कहा, वेक्टर जो होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है। इस डायरेक्शन का एक और नाम होता है
इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर जो होता है वही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका नाम यूनिट वेक्टर क्यों है? इसका नाम यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर कैप लगा के। दिख रहा है ये कैप टोपी लगी हुई है यहाँ, तो ये कैप अगर किसी के ऊपर लगा है, किसी सिंबल के ऊपर अगर कैप दिख जाए तुम्हें, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, ये कोई ना कोई डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। और ये मैथमेटिकली जरूरी भी है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तभी ये मैग्नीट्यूड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अदरवाइज 1 के अलावा कोई और मैग्नीट्यूड अगर इसका होता तो ये खुद मल्टीप्लाई होके क्वांटिटी की वैल्यू चेंज कर देता। यहाँ डायरेक्शन से हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि ये यहाँ बैठा रहे और बैठ के सिर्फ डायरेक्शन बताता रहे, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करे। तो बताओ मैग्नीट्यूड 1 होने में फायदा है ना, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आता। दैट्स व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। इसीलिए डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? कैप लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की दुनिया में वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है। मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसे एग्जांपल से क्लियर करूं तो हम देख सकते हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर मूव करता है और किसी नॉर्थ डायरेक्शन में, क्लियर? तो 10 मीटर मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, चलो मैं इसको लिख देता हूं वेक्टर डी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स भी कर सकते हैं, वेक्टर एक्स भी लगा सकते हो। और कितना? 10 मीटर, मीटर में है तो 10, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या थी? नॉर्थ डायरेक्शन। चलो मैं नॉर्थ को लिख रहा हूं एन कैप। तो लिखने का एक सिंपल तरीका, एन कैप की जगह तुम पी कैप लिखो, लेकिन याद रखो कि पी कैप किसका रिप्रेजेंटेशन होगा? फिर नॉर्थ का। फिलहाल एन नॉर्थ, एन नॉर्थ, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? एन कैप। क्लियर? तो इस तरह से हम सिंपल फॉर्म में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो दिस इज बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ वेक्टर। काफी इंटरेस्टिंग, बस डिस्कशन चलेगा, डिस्कशन से ही सीखते चले जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे समझना है कि हम साथ में सीख रहे चीजों को डिस्कस करेंगे और हम चीजों को समझेंगे अच्छे से। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स इमेजिन करना है, ठीक है ना? मैथ्स उसी से इंटरेस्टिंग बनती है जब हम इमेजिनेशन करना सीख जाते हैं, चीजों को इमेजिन करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? तो सबसे पहले जो वेक्टर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वो है इक्वल वेक्टर्स। पहला जो होगा वो होगा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स नाम से पता चल रहा है दो वेक्टर इक्वल हैं या तीन वेक्टर इक्वल हैं। दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन दोनों सेम हो। If magnitude and direction, magnitude as well as direction is same for two vectors, then they are called equal vectors. They are said to be equal vectors if magnitude and direction both are equal. सिंपल सा रूल है, तो इसका मतलब this is first vector, suppose ये मैंने कहा वेक्टर A है और ये कोई सेकंड वेक्टर है और मैंने कहा ये वेक्टर B है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? As we can observe in the diagram, दोनों पैरेलल हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन है, क्लियर? और दूसरा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसा है? सेम है, दोनों बराबर लग रही है लाइन। इसका मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे। वेक्टर्स के केस में कुछ एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं। एक रूल ध्यान रखो, एक रूल मैं सिंपल अभी बता देता हूँ, आगे काम आएगा। वो ये कि हम वेक्टर को बिना उसकी डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए कहीं भी ले जा सकते हैं। यानी मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हूं, बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं वेक्टर ए को यहां से उठाऊं और उठा के इसको वेक्टर बी के ऊपर रख दूं, तो हम क्या देखेंगे? ये पूरी तरह से इसको कवर कर लेगा। इट मींस हम कहेंगे दोनों इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। अगर उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो पूरी तरह से कवर करते हैं, यानी डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। सो वी कैन से हियर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, second types of vectors are unequal vectors. ये equal vectors हो गए। second होंगे unequal vectors। अब जिसको equal समझ में आ गया उसे unequal easily समझ में आ जाएगा। unequal vectors कौन से होंगे? जिनका magnitude अलग अलग हो और डायरेक्शन अलग अलग हो, या दोनों ही अलग हो। या तो मैग्नीट्यूड अलग हो, डायरेक्शन सेम हो, या डायरेक्शन अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, या दोनों ही अलग हो। तो ये तीनों केस में जो वेक्टर्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। तो क्लियर? अनइक्वल वेक्टर्स को मैं तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले यहां मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है? दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी।
इन दोनों डायग्राम में तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी लेंथ जो है वो लगभग सेम है, लेंथ इक्वल है, और सी और डी डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं। ये कैसे वेक्टर होंगे? अनइक्वल। मैं लिखूंगा वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर डी। नेक्स्ट, अगर हम कहें इस तरीके से हम ड्रॉ करें, यहां दो वेक्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं, दिस इज वेक्टर ई एंड दिस इज वेक्टर एफ। एबीसीडी सीक्वेंस साथ में वेक्टर ई और वेक्टर एफ। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड अलग है। सो ये भी कैसे होंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। क्लियर? और लास्ट केस में वेक्टर जी और वेक्टर एच, तो ये तो ना तो मैग्नीट्यूड ही सेम है और ना डायरेक्शन सेम है, तो ये तो वैसे ही दिख रहा है। वेक्टर जी और वेक्टर एच आर अनइक्वल वेक्टर्स। तो हमने सबसे पहले ये देखा, एक रूल सीखा कि कब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं और कब वो अनइक्वल होते हैं। तो इक्वल और अनइक्वल वेक्टर्स को हम किस तरह से समझते हैं, तो ये दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट जो होगा हम डिस्कस करेंगे, थर्ड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थर्ड पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा यूनिट वेक्टर्स, जो मैं थोड़ी देर पहले भी समझा चुका हूं। थर्ड पॉइंट हमारा है यूनिट वेक्टर्स। क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स? यूनिट वेक्टर्स आर वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पर इनको डिफाइन किस तरह से करेंगे, तो देखो हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अभी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में मैंने लिखा था वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। तो क्या मैं ए कैप को ऐसे लिख सकता हूं? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, लिख सकते हैं क्या? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर? वी कैन डिफाइन यूनिट वेक्टर एज द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलता है उस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। काफी सिंपल हो गया ना? यानी वेक्टर को, वेक्टर क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, अब क्या मिलेगा? जो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए। क्लियर? तो अब यूनिट वेक्टर में भी एक स्पेशल केस होता है। यूनिट वेक्टर काम क्या करते हैं? डायरेक्शन बताने का, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताती है, मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है? 1। ठीक है? तो यूनिट वेक्टर के केस में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और उसे हम कहेंगे, चलो 4th नंबर पे लिख देते हैं। ये होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो है ये स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। और कौन कौन से स्पेशल यूनिट वेक्टर है? 3 हैं, और ये हैं आई कैप, पहला है आई कैप, दूसरा है जे कैप और तीसरा है के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये 3 यूनिट वेक्टर हैं। क्लियर? और ये अपने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इस तरीके से, ये मैंने एक्सिस बनाई एक्स और वाई, हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो ये जेड को तुम्हें इमेजिन, वैसे जेड मैंने बनाई ऐसे पर है कहां? देखो ऐसे है जेड बाहर की तरफ, ये जो मार्कर मैंने बनाया है ये जेड एक्सिस है। क्लियर? सो यहां हम देखें तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हमेशा आई कैप होती है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को हम हमेशा जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को हमेशा के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप से। याद रखिए ये स्टैंडर्ड है, फिक्स है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हमेशा आई कैप से, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे कैप से, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को के कैप से। जैसे मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2 आई कैप। 2 आई कैप इट मींस 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैंने कहा किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, हम कह सकते हैं, मैंने कहा 3 जे कैप, तो इसका मतलब 3 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मैंने कहा 4 मीटर 4 जे कैप 4 के कैप, तो इसका मतलब 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई? आई हमेशा एक्स एक्सिस, जे हमेशा वाई एक्सिस और के हमेशा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स यानी स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। तो आई कैप हम याद रखेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, J cap this is the direction of y axis and K cap this is the direction of z axis। ठीक है? स्टैंडर्ड। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो एंड वेक्टर ऑफ
ratio of vector and with its magnitude is called unit vector. Now फिफ्थ नंबर पे जो वेक्टर आएगा ये होगा ऑपोजिट वेक्टर. ऑपोजिट वेक्टर, क्लियर? ऑपोजिट वेक्टर. क्वेश्चन आता है कि ऑपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? ऑपोजिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन उल्टी होती है. मैग्नीट्यूड सेम बट ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो ऑपोजिट होने में और अलग होने में फर्क है. यहां मैंने कहा था अलग, डायरेक्शन अलग होती है, डायरेक्शन अनइक्वल होती है. अभी मैं अलग नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? ऑपोजिट. ऑपोजिट होना मतलब अलग होना. अपोजिट होना अलग होना होता है, लेकिन अपोजिट होना अलग होने का एक स्पेशल केस होता है. जैसे मैंने कहा कि दो लोगों को अलग अलग कलर पसंद है, किसी को रेड पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, तो ये होता है अलग होना. और किसी को रेड पसंद है और किसी को रेड से ही नफरत है, ये होता है ऑपोजिट होना. यानी दोनों ऑपोजिट है, उल्टे चलते हैं ना. हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है, लोग उल्टे सोचते हैं, एक बोलता है इधर जाना, नहीं बोलता नहीं इधर जाना, तो ये ऑपोजिट है. तो ऑपोजिट वेक्टर मतलब उल्टे उल्टे. तो इस कंडीशन में वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड, तो ऑपोजिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? सेम. ऑपोजिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट इनकी जो डायरेक्शन है, वो कैसी होती है? ऑपोजिट. तो वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑपोजिट वेक्टर. रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सपोज ये वेक्टर ए है और ये देखो ये है हमारा वेक्टर बी. अब इस डायग्राम में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व करें कि दोनों की लेंथ सेम है, यानी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इन्हें हम कहेंगे ऑपोजिट वेक्टर्स. क्या मैं इक्वल रख सकता हूं? नहीं, है तो अनइक्वल. पर कुछ तो खास बात है कि इनमें मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टी है. तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. क्या मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू b? बताओ, क्या हम ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b? बिल्कुल लिख सकते हैं. हमें पता है कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लिख सकते हैं. क्या मैं ये लिख सकता हूं a कैप इज इक्वल टू b कैप? नहीं लिख सकते, ये लाइन गलत हो जाएगी. क्यों? a कैप और b कैप बराबर नहीं है, ऑपोजिट है. a कैप अगर इधर है तो b कैप इधर है. तो ऑपोजिट को वेक्टर की लैंग्वेज में माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर इक्वल लिखना है तो माइनस लगा दो. माइनस लगाने से किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पलट जाती है. क्या हमने एक रूल सीखा ऑपोजिट वेक्टर में? क्या कि माइनस साइन लगाने से डायरेक्शन पलट जाती है. यानी अब देखो इसको हम थ्योरेटिकली कैसे पढ़ेंगे. इसको तो हम इजीली पढ़ सकते हैं कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है. इसको हम पढ़ेंगे कि a वेक्टर की डायरेक्शन b वेक्टर की उल्टी है. माइनस क्या बताएगा? ऑपोजिट. b वेक्टर की उल्टी है. अगर माइनस नहीं होता तो डायरेक्शन भी सेम हो जाती, फिर दो कौन से वेक्टर हो जाते? इक्वल वेक्टर्स. लेकिन यहाँ इक्वल नहीं, ऑपोजिट है. ऑपोजिट के लिए हमने क्या देखा? किसी वेक्टर का अगर ऑपोजिट निकालना हो तो बस उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन आते ही डायरेक्शन पलट जाती है. चलो अप्लाई करें इस चीज को. तो बताओ आई कैप की उल्टी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस आई कैप. माइनस आई कैप किसकी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है, सो दिस विल बी द नेगेटिव एक्स एक्सिस. अगर ये डायरेक्शन आई कैप है तो ये डायरेक्शन क्या होगी? माइनस आई कैप. क्लियर? अगर ये डायरेक्शन जे कैप है तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी? माइनस जे कैप. अगर बाहर वाली डायरेक्शन के कैप है तो अंदर वाली डायरेक्शन क्या होगी? माइनस के कैप. यानी माइनस लगाते ही डायरेक्शन पलट जाती है. माइनस लगाने से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन जो है वो उलट जाती है या अपोजिट हो जाती है. ये यहाँ कॉन्सेप्ट है. सो दिस इज अबाउट अपोजिट वेक्टर्स. ठीक है ना? यहाँ मैं इसको रिलेट आउट करता हूँ. देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से a इंटू ए कैप इज इक्वल टू माइनस b इंटू बी कैप. तो अपोजिट वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b. तो अगर ऐसा रिलेशन कहीं तुमने लिख जाए कि वेक्टर a वेक्टर b का ऑपोजिट है, माइनस क्या बताता है? ऑपोजिट. वेक्टर a और वेक्टर b बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं वेक्टर b के आगे माइनस लगा दूं तो वो पलट जाता है. यानी वेक्टर a वेक्टर b का ऑपोजिट वेक्टर है. ये ऑपोजिट वेक्टर्स का रिलेशन होता है. तो वेक्टर a इज ऑपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर b. क्लियर? सो ये हुआ इसके बारे में, ऑपोजिट वेक्टर्स के बारे में. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर. यहाँ सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है ना? और अब हम अगले वेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं. एक एक करके नोट करते जाना है और आई थिंक इजी लग रहा होगा ना. सीखते जाना है, रिवाइज करते जाना है. और डेली जितना पढ़ाया है फिजिक्स में सिंपल रूल है, जितना मैं डेली पढ़ा रहा हूँ उतना डेली पढ़ रहा हूँ.
ठीक है ना, ये सब्जेक्ट इजी लगेगी, इसको डिले नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप डिले करोगे तो डिफिकल्ट होता जाएगा, बर्डन बढ़ता चला जाएगा, और डेली का डेली पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, अगली क्लास भी इंटरेस्टिंग लगेगी, इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वेक्टर जो है 6 नंबर पे, यहाँ हम पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को जीरो के ऊपर इस तरह से वेक्टर लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये जीरो वेक्टर है। अब जीरो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक है ना। तो इसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होता है और इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफाइंड नहीं होती, इसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती। तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? जीरो। अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते इस केस में। मैं एक डाल देता हूं, थोड़ी सी थोड़ा धुंधला होता जाएगा। ओके, सो जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जीरो के ऊपर हम वेक्टर लगा रहे हैं तो इस तरह से हम जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जीरो के ऊपर वेक्टर, तो यहां हम क्या याद रखेंगे कि जो जीरो वेक्टर्स हैं इनमें पहला पॉइंट हम याद रखेंगे, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो। मैग्नीट्यूड जो है जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती। जब मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन क्लियरली डिफाइंड नहीं होती है। इस टाइप के वेक्टर्स को हम जीरो वेक्टर कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे? वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर है अपना नेक्स्ट है कोप्लैनर वेक्टर्स। कोप्लैनर वेक्टर्स, कोप्लैनर वेक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, यानी जो एक ही प्लेन में लाई करते हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कोप्लैनर वेक्टर्स कहते हैं। और इनके लिए तीन वेक्टर जरूरी हैं, यानी अगर तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो तो वो तीनों कोप्लैनर कहलाते हैं। दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, दो लाइंस, वेक्टर मतलब दो लाइंस, तो दो लाइंस तो हमेशा एक ही प्लेन में होती है ना, कॉमन प्लेन में होंगी, यानी दो अगर वेक्टर है तो वो तो हमेशा कोप्लैनर होते हैं। लेकिन तीन वेक्टर्स कोप्लैनर है या नहीं ये हमें चेक करना होता है। तो कोप्लैनर की डेफिनेशन में कितने वेक्टर्स चाहिए होते हैं? 3। अगर कोई तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, ये और ये दिख रहा है कि तीनों वेक्टर्स बोर्ड के प्लेन में ही हैं, तो ये जो तीनों वेक्टर हैं इन्हें हम कोप्लैनर वेक्टर्स कहते हैं। तो ये कैसे प्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे? ये कोप्लैनर वेक्टर्स हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। जो नेक्स्ट है अपना यहाँ 8 नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ पोलर वेक्टर्स। तो एक्सेल भी पढ़ेंगे, उससे पहले पोलर वेक्टर्स पढ़ते हैं। पोलर वेक्टर्स, अब ये छोटे छोटे सिंपल वेक्टर्स हैं, जो मेन है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये सिंपल वेक्टर्स हैं, डेफिनेशन समझते चले जाओ, इजी हो जाएंगे। पोलर वेक्टर्स जो होते हैं ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका कोई ना कोई एप्लीकेशन पॉइंट होता है, यानी जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उन्हें हम पोलर वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दिस इज अ पोलर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होता है, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट होता है। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट के अलावा फोर्स भी एक पोलर वेक्टर है। फोर्स इज आल्सो अ पोलर वेक्टर, क्योंकि फोर्स का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, एक कोई ना कोई पॉइंट होता है जहां पर फोर्स लगाया जाता है। क्लियर? सो ये पोलर वेक्टर हो गया। जो 9th नंबर पे होगा हम अब पढ़ेंगे एक्सियल वेक्टर्स। ये सब एक्स्ट्रा मैटिंग है, ये बोनस है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर्स। और एक्सियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? देखो ये थोड़े एडवांस है ना। अभी हमारे वैसे हम देखें तो अभी हमने 11th क्लास पढ़ना स्टार्ट ही किया है, पर जो स्टार्टिंग के टॉपिक है कई बार हमें एडवांस जो है टॉपिक्स वहां तक भी ले जाते हैं। जो एक्सियल वेक्टर है ये हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। मोशन वाले चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था 3 टाइप के मोशन होते हैं, लीनियर, रोटेशनल और ऑसिलेटरी। तो जो रोटेशनल मोशन है वहां हम पढ़ेंगे कौन से वेक्टर? एक्सियल वेक्टर्स। ये वो वेक्टर्स होते हैं जो रोटेशनल मोशन में डिफाइन होते हैं। और याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसकी एक रोटेशनल एक्सिस होती है। इन वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है वो उसी रोटेशनल जो एक्सिस है उसी के अलॉन्ग होती है, इसीलिए इन वेक्टर्स को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? एक्सियल वेक्टर्स। तो हमें इनको कहाँ समझेंगे? अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनका, इन्हें हम कहाँ समझेंगे? जब हम 11th क्लास में
लीनियर मोशन कंप्लीट करने के बाद, ग्रेविटी कंप्लीट करने के बाद, आधी से ज़्यादा सिलेबस को पूरा करने के बाद जब हम पहुंचेंगे रोटेशनल मोशन, वैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, चलो डिपेंड करता है, तो जब आधी फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब जाकर हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, तो उस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से एक्सियल वेक्टर होगा और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से वेक्टर है, एक तो है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये घुमाने वाला फोर्स है, ठीक है, टॉर्क है घुमाने वाला फोर्स, ऐसे समझ लो फोर्स की वो नेचर है जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमाया जाता है, तो टॉर्क हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, वेक्टर की दुनिया में मोमेंटम के आगे क्या लग जाता है, रोटेशन की दुनिया में मोमेंटम के आगे एंगुलर लग जाता है, हमने तो मोमेंटम पढ़ा था क्या, P = mv, यहाँ पे क्या आ जाता है एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम L वेक्टर से, तो ये टॉ वेक्टर है, टॉ ये T के नीचे से नाम नोट दो, ठीक है, ये टॉ बन जाता है और ये वेक्टर L है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। तो एक्सियल वेक्टर्स जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं हम, एक्सियल वेक्टर्स हम रोटेशनल मोशन में, तो याद रखना ये जो कॉन्सेप्ट आएगा ये हम सीखेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन के चैप्टर में हम ये टॉपिक सीखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ 10 नंबर पे हम देख सकते हैं, 10 और 11, एक होगा पैरेलल वेक्टर्स, ये भी सीख लेते हैं पैरेलल वेक्टर्स, और 11 नंबर पे आ जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्लियर। तो एंटी पैरेलल और ऑपोजिट में फर्क है, यहाँ पैरेलल और एंटी पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो इन्हें हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर। इसका मतलब पैरेलल वेक्टर की नीड को, इसकी डेफिनेशन को, इसके रूल को कंप्लीट करने के लिए बस कितना चेक करना होता है कि क्या दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है या नहीं। अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है सो दे आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। सेकंड आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो पर डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। सेम भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उन्हें हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो दे आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कोई पॉजिटिव जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद गेन किया जा सकता है। पॉइंट में भी हो सकता है पर पॉजिटिव मल्टीप्लायर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि नेगेटिव थोड़ी देर पहले हमने सीखा है डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है ना। नेगेटिव जो होगा वो डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लगभग 11, बहुत डिटेल में हम चले गए थोड़ा, हमने 11 यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस किया। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा, 11 है यहाँ पर। और ये है कि जो स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के 5-6 इंपॉर्टेंट है जो हमें कई ज़्यादा काम आएंगे, पर नॉलेज हमें सब होनी चाहिए। तो दीज आर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो हमने वेक्टर्स को देखा, उनके डेफिनेशन को देखा, और वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को हमने देखा, और अब हमने देखा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने होते हैं। अब ये वेक्टर्स की स्टडी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होते हैं। वेक्टर्स को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, इन सबके रूल्स अलग होते हैं। सिंपल नंबर्स की तरह ये नहीं होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम सीखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे। सो carry on with your studies. Don't forget to like, share and subscribe. Take care. See you in next class.